जगह असम। सुबह का वक्त और इतिहास के वो खतरनाक और दर्दनाक 6 घंटे कि जिनको शायद असम में रहने वाले मुसलमान कभी भी नहीं भूल सकेंगे, क्योंकि इन्हीं सिर्फ 6 घंटों के अंदर अनऑफिशियल डेटा के मुताबिक 5 से 10 हजार मुसलमानों को देखते ही देखते खत्म कर दिया गया। पास ही में मौजूद नदी के जिसमें पानी नजर आना चाहिए था, अब उसमें लाशें ही लाशें नजर आ रही थीं। लाशें इतनी ज्यादा कि उनकी नमाज जनाजा जैसी आखिरी रस्मों को तो भूल ही जाइए, बल्कि कई कई लोगों को एक ही बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया गया था। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि ये सब कुछ क्यों हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारे मरने वाले मुसलमान कौन थे, और उससे भी बड़ा बल्कि सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि इस खतरनाक और दर्दनाक वारदात को अंजाम देने वाले कौन थे। तो चलिए इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। आरएच नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इस दर्दनाक कहानी को समझने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम असम और इसके सबसे बड़े राजनीतिक मुद्दे के बारे में जानें। असम, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, कि भारत का एक राज्य है, एक स्टेट है कि जो नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है, और भारत के साथ साथ ये दुनिया भर के अंदर अपनी जबरदस्त चाय के लिए जाना पहचाना जाता है। बल्कि भारत के अंदर चाय की पैदावार शुरू ही यहीं से हुई थी। लेकिन 1947 से लेकर अब तक लगातार असम का जो सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है, जो इतना बड़ा है कि असम से काफी दूर रहने वाले हम लोगों के कानों में भी अक्सर मीडिया के जरिए से पड़ता रहता है, वो कोई और नहीं बल्कि इसकी खुद की पॉपुलेशन, इसकी खुद की आबादी का मामला है। इस राज्य के अंदर जहां एक तरफ मुसलमानों की आबादी लगभग 34% के करीब बताई जाती है, तो वहीं हिंदुओं की आबादी 61% के करीब बताई जाती है। लेकिन मेन बात ये है कि हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद से ही असम की राजनीति में जितनी भी राइट विंग की पॉलिटिकल पार्टीज थीं या फिर बाकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस थीं, उन्होंने शुरू से ही ये इल्ज़ाम लगाना या फिर ये कह सकते हैं कि ये दावा करना शुरू कर दिया कि असम की जो आबादी है वो बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही है। मतलब हिंदुओं के मुकाबले में मुसलमानों की आबादी कुछ ज़्यादा ही तेज़ी के साथ बढ़ रही है, और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि बहुत सारे लोग बांग्लादेश से घुसपैठ कर रहे हैं, मतलब इलीगली इंडिया में या कहें खास तौर से असम स्टेट में एंटर हो रहे हैं, जिससे आबादी का जो पूरा गणित है वो बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द यहाँ पर हिंदू न सिर्फ माइनॉरिटी में हो जाएंगे, बल्कि उनका कल्चर, उनकी जबान, उनकी पहचान सब कुछ सिमटने लगेगी। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वैसे वैसे असम की राजनीति में ये मुद्दा मजबूत से मजबूत होता चला गया, क्योंकि जहाँ एक तरफ कुछ ऐसी पार्टीज थीं कि जिन्होंने अब इस मामले को ही सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे अहम हथियार बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ऑपोजिट में खड़ी होने वाली कुछ पार्टीज ऐसी थीं कि जिन्होंने इन दावों को हकीकत और सच्चाई से कोसों दूर बताया और कहा ये सिर्फ राजनीतिक चीजें हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। वैसे दोस्तों, अगर आप लोग इस मामले में गहराई के साथ छानबीन करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि ये मामला इतना सीधा सिंपल नहीं है कि जितना नजर आता है, बल्कि असम के अंदर आज की डेट में जो मुसलमान रहते हैं वो 3 तरीके के हैं। पहले तो हैं इंडिजिनस पीपल, मतलब कि वो लोग के जो प्योरली इसी जमीन से हैं, जिनका कल्चर, जिनकी शक्ल सूरत, जिनकी जबान, हर चीज असामी है। मतलब उन्होंने इस्लाम भले ही किसी भी दौर में अपनाया हो, लेकिन वो इस जमीन पर सैकड़ों बल्कि हजारों साल से रहते आ रहे हैं। जबकि जो दूसरी कैटेगरी है वो उन मुसलमानों की है कि जो हैं तो नस्ली तौर पर बंगाली, लेकिन वो कभी भी बांग्लादेश से इलीगली असम के अंदर एंटर नहीं हुए थे, और टेक्निकली पूरी तरीके से हैं भी इंडियन। वो इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 19वीं सदी जब शुरू हुई थी तो भारत के अलग अलग इलाकों से, और उसमें भी मेनली बंगाल के इलाके से बड़े लेवल पर लोग असम की तरफ पहुंचना शुरू हो गए थे। मतलब लोग असम में जाकर सेटल हो रहे थे, और उसका मेन रीजन था अंग्रेज, क्योंकि अब असम की जमीन के जरिए से इंडिया में भी चाय की पैदावार शुरू हो चुकी थी, और इसको बड़े लेवल पर करने के लिए अंग्रेजों ने अलग अलग इलाकों से लोगों को यहाँ आने के लिए उभारना शुरू कर दिया था। इसीलिए सन 1800 से लेकर 1947 मतलब कि देश आज़ाद होने तक बड़े लेवल पर लोग अलग अलग इलाकों से और मेनली बंगाल के इलाके से असम पहुंचे थे। अब यहाँ पर जो तीसरी तरह के लोग हैं वो वाकई वो हैं कि जो 1947 मतलब के पार्टीशन के वक्त या फिर 1971 मतलब के बांग्लादेश के क्रिएशन के वक्त यहाँ पर हालात खराब होने की वजह से यहाँ से असम पहुंचे। मगर बात ये है कि जितने भी लोग 1800 से लेकर 1947 तक बंगाल से असम के अंदर आते रहे, अब वो अगर बंगाल के उस इलाके से आए कि जहाँ पर आज वेस्ट बंगाल है तो वो इंडियन हैं ही, और अगर वो दूसरे इलाके मतलब उस बंगाल से आए कि जो डिवाइड होकर बांग्लादेश बन चुका है, तब भी वो टेक्निकली इंडियन ही समझे जाएंगे, क्योंकि 1947 से पहले तो ये सारा इंडिया ही इंडिया था।
और सबसे बढ़कर तो ये कि चाहे बात 1800 से लेकर 1947 तक आने वाले लोगों की हो या फिर 1947 के बाद से लेकर अब तक आने वाले लोगों की हो, इनमें सिर्फ एक ही धर्म के लोग तो नहीं थे, बल्कि इनमें मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी आए। अब भला ये कैसे पता लगाया जा सकेगा कि इन तमाम बंगाली मुसलमानों में से कितने बंगाली मुसलमान 1947 के बाद से आए, और ये भी कैसे पता लगाया जा सकेगा कि 1947 या फिर 1971 जैसे बुरे हालात में जितने भी लोग बंगाल से असम में एंटर किए उनमें कितने हिंदू थे या कितने मुसलमान थे। यही वजह है कि ये मामला वक्त के साथ उलझता ही चला गया और आखिर में बारी जब एनआरसी तक पहुंची तो एनआरसी का जो रिजल्ट आया उसने सबके होश उड़ा दिए। अब वो रिजल्ट क्या था वो तो हम आपको एंड में बताएंगे ही, मगर उससे पहले जरा अब अपनी उसी दर्दनाक कहानी की तरफ चलते हैं जिसको जानने के लिए ही हमने ये पूरा बैकग्राउंड समझने की कोशिश की है। दरअसल जैसा कि हम जान चुके हैं कि आज़ादी के फौरन बाद से ही अब असम में हर गुजरते वक्त के साथ ये मामला गर्म से गर्म होता जा रहा था। सरकार के ऊपर भी जब दबाव बढ़ना शुरू हुआ तो उसने 1962 से लेकर 1972 के बीच कई बार ऐसी कोशिशें की कि जिसके जरिए से इस मामले को सुलझाया जा सके और असली नागरिकों की पहचान की जा सके, लेकिन उसकी हर कोशिश ही लगभग नाकाम साबित हुई। राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा इतना ज्यादा गर्म हो चुका था कि मानो इस मुद्दे की वजह से असम एक बारूद का ढेर बन गया था, और इसी बारूद में चिंगारी का काम किया 1979 में होने वाली एक बड़ी घटना ने कि जब असम के एक सांसद हीरा लाल की मौत हो गई। इनकी मौत के बाद इलेक्शन कमीशन ने इनकी सीट पर उपचुनाव कराने का फैसला किया और इसी चुनाव के लिए फिर वोटिंग लिस्ट को अपडेट करने का काम भी शुरू करवाया गया। मगर ये अपडेट करवाने का काम ही बड़ा घातक साबित हुआ, क्योंकि ये खबर फैल गई कि ये जो वोटिंग लिस्ट अपडेट की गई है इसमें हजारों की तादाद में नए ऐसे लोगों को जोड़ दिया गया है कि जो इंडियन नहीं है बल्कि बाहर से आकर इलीगली रह रहे हैं। जैसे ही ये खबर फैली, देखते ही देखते असम में जगह जगह पर बड़े बड़े प्रोटेस्ट होने लगे। इन तमाम प्रोटेस्ट में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन नाम का छात्रों का जो एक संगठन था वो सबसे आगे आगे नजर आ रहा था। बल्कि अब तो इन लोगों ने ये भी डिमांड रख दी थी कि 13 और भी सीटों की वोटिंग लिस्ट को पब्लिक किया जाए। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि 27 अगस्त 1979 को असम के अंदर एक ऑल पार्टीज मीटिंग हुई, मतलब जिसमें सारी राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया और ये डिसाइड किया गया कि हाँ, जितने भी विदेशी लोगों का नाम जोड़ा गया है जब तक उन सबको इस वोटिंग लिस्ट से बाहर नहीं कर दिया जाता है जब तक चुनाव नहीं होगा। असम के अंदर गरमाए हुए माहौल का ये असर हुआ कि जब 1980 में लोकसभा चुनाव हुए तो असम की जो 14 सीटें थीं उनमें से सिर्फ 2 ही सीटों पर ये चुनाव हो सके थे। इसके अलावा हर गुजरते वक्त के साथ माहौल खराब से खराब होता जा रहा था, क्योंकि असम के अंदर दंगे फसाद बढ़ने लगे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1979 से लेकर 1982 तक असम के अंदर 272 के करीब हत्याएं, 1404 के करीब मारपीट, 425 के करीब आगजनी और 330 के करीब बम विस्फोट की घटनाएं दर्ज हुई। मामले को सॉल्व करने के लिए ये असम के अंदर आंदोलन करने वाले नेताओं और सरकार के बीच कई राउंड्स की बातचीत भी की गई, लेकिन हर बार ये नाकाम ही साबित हो जाती थी, क्योंकि मामला यहीं पर आकर अटकता था कि किस ईयर को, किस साल को कट ऑफ के लिए चुना जाए। मतलब कानूनी तौर पर वो कौन सा साल होना चाहिए कि जिससे पहले असम में एंटर करने वाले तमाम लोगों को असमी या फिर इंडियन नागरिक समझा जाए। सरकार के साथ ऐसी ही एक बातचीत के बाद असम के ये आंदोलनकारी जनवरी 1983 में गुवाहाटी की तरफ वापस लौट कर आ रहे थे। तभी इन लोगों को ये खबर मिली कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया है और चुनाव के लिए 14, 17 और 20 फरवरी को चुना गया है। खबर आनी थी कि मानो असम में कोहराम मच गया, और फिर वो हुआ कि जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और जो कुछ भी हुआ उसका शिकार बना असम का एक गांव के जिसको नीली गांव के नाम से जाना जाता है। ये गांव के जो गुवाहाटी के ही करीब में मौजूद है, ये आसपास के उन 14 गांवों में से एक था कि जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में हुआ करते थे, और यहाँ रहने वाले ज्यादातर मुसलमान भी वही थे कि जो अंग्रेजों के दौर में, मतलब कि आजादी से पहले ही बंगाल के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आकर आबाद हुए थे। जिसका मतलब ये कि 100% ना भी सही तो ज्यादातर लोग इनमें से इंडियन ही रहे होंगे। लेकिन फिर 18 फरवरी 1983 का वो काला दिन आया कि जब इनसे ये किसी ने भी नहीं पूछा कि तुम कौन हो, कब आए हो, कहाँ रहते हो, बल्कि इन सब का सब कुछ खत्म कर दिया गया। मकीको किमूरा 1983 के इस खतरनाक इंसिडेंट पर लिखी गई अपनी किताब में लिखती हैं कि इलेक्शन के ऐलान के बाद जब असम के हालात बुरे से बुरे होते जा रहे थे तो सेना के 1.5 लाख जवान असम में तैनात किए गए थे। मतलब कि हर 57 वोटर पर एक जवान। पूरा असम मानो एक जंग के मैदान में बदल चुका था। मगर इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद भी असम के अंदर जगह जगह पर हिंसाएं होती रही, और इन हिंसाओं की
آگ جس جگہ پر سب سے زیادہ پہنچی وہ تھا نیلی گاؤں۔ یہ 15 فروری کی بات ہے کہ جب نوگاؤں ضلع کے ایک پولیس اسٹیشن میں تعینات ایک افسر نے 5ویں بٹالین کے کمانڈر کو ایک سندیش بھیجا۔ اس میسج میں کہا گیا تھا کہ خبر ہے کہ بیتی ہوئی رات میں نیلی گاؤں کے آس پاس میں جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں سے لگ بھگ 1000 لوگ اکٹھا ہو کر ڈھول بجاتے ہوئے نیلی گاؤں کے سامنے جا کر اکٹھا ہو گئے ہیں اور ان کے پاس خطرناک اور تیز دھار ہتھیار بھی ہیں۔ اس نیلی گاؤں میں رہنے والے جو الپ سنکھیک ہیں، مطلب جو مسلمان ہیں، وہ کافی ڈرے ہوئے ہیں، کبھی بھی ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، تو شانتی استھاپت کرنے کے لیے جلد سے جلد ایکشن لینے کی امید کی جاتی ہے۔ اب کیونکہ ساتھیوں اس پورے علاقے میں خوف کا ماحول پھیل چکا تھا تو لوگوں نے اپنے گھر سے بھی باہر نکلنا بند کر دیا تھا۔ حالانکہ 17 فروری کو ہی 2 ٹرک بھر کر پولیس کے جوان یہاں پر پہنچے اور لوگوں سے کہا کہ ہم پاس ہی میں گشت کر رہے ہیں اور ان کو حفاظت کا آشواسن بھی دیا۔ پولیس کے اس آشواسن کے بعد ہی 18 فروری کو لوگوں نے اپنے گھر سے باہر نکلنا شروع کر دیا، یا یہ کہیے کہ وہ اپنے کام کاج کے لیے گھر اور گاؤں سے باہر جانے لگے۔ لیکن تبھی اچانک سے خبر آئی کہ نیلی گاؤں کے پاس ہی میں موجود ایک دوسرے گاؤں بوربوری میں فساد شروع ہو چکا ہے۔ ابھی یہ خبر پہنچ ہی پائی تھی کہ دنگائیوں نے کپولی ندی کے کنارے پر بسے ہوئے اس مسلم میجورٹی والے گاؤں کو بھی تینوں طرف سے پوری طرح سے گھیر لیا۔ انڈین ایکسپریس کے پترکار ہیمیندر نارائن جو اس وقت وہیں پر موجود تھے، انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ پہلے انہوں نے ڈیمل گاؤں کے مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگائی۔ پہلے سفید دھواں نکلا جو جلد ہی پھر کالے دھوئیں میں بدل گیا اور پھر اس دھوئیں نے لال لپٹوں کا روپ لے لیا اور کچھ ہی منٹوں میں سارے گھر ڈھہ گئے۔ جب گھر جل گئے تو گاؤں والوں کو لگا کہ اب ان کو چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ سب کچھ تو ختم ہو چکا ہے، لیکن افسوس یہ تو بس شروعات تھی، کیونکہ اس کے بعد لوگوں کو پکڑ پکڑ کر قتل کیا جانے لگا۔ چھپنے کی تو جگہ بچی نہیں تھی، اسی لیے بس جان بچانے کی خاطر جس کو جدھر سے موقع مل رہا تھا وہ بس وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر میں صرف وہی بچ سکا کہ جو CRPF کے کیمپ تک پہنچ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے والے لوگوں میں بھی جو زیادہ تعداد تھی وہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کی ہی تھی۔ سرکاری آنکڑوں میں تو یہاں پر مرنے والے لوگوں کا نمبر 1800 کے قریب ہی بتایا گیا، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے جب الگ الگ جرنلسٹ یا باقی میڈیا آرگنائزیشنز نے اپنے حساب سے چھان بین کی تو وہاں پر یہ نمبر 3000، 5000، ایون کہیں پر تو 5000 سے 10,000 کے بیچ بتایا گیا، اور ان میں بھی 70% کے قریب تو صرف عورتیں تھیں، جبکہ باقی بچے ہوئے لوگوں میں بھی زیادہ تر بوڑھے اور بچے ہی تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ میں سے بہت کم ہی لوگوں نے اس ہتیا کانڈ کے بارے میں سنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ہتیا کانڈ پر گورنمنٹ کی طرف سے بعد میں جو جانچ پڑتال کروائی گئی تھی اس کی کہانی بھی اپنے آپ میں بڑی عجیب ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے اس کی چھان بین کرنے کے لیے کمیشن بیٹھایا تھا۔ اس کو پہلے تو رپورٹ سبمٹ کرنے کے لیے 6 مہینے کا وقت دیا گیا تھا، لیکن بعد میں وہ بڑھا دیا گیا، اور بڑے ہوئے وقت میں بھی جیسے تیسے جب کمیشن نے گورنمنٹ کو رپورٹ دی تو اس رپورٹ میں کیا تھا یہ لوگوں کے سامنے ظاہر کیا ہی نہیں گیا، بلکہ اب جب 2025 آ چکا ہے اور اس معاملے کو 40 سال گزرنے کو ہیں، تب بھی یہ رپورٹ اپنے آپ میں ایک سیکریٹ ہی ہے۔ بعد کے سالوں میں یہ دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگوں نے یہاں کے ان لوگوں کو انصاف دلوانے کے لیے کئی طریقے اپنائے، بہت ساری FIR درج کروائیں، الگ الگ قانونی طریقوں کو اپنایا، لیکن شاید ان لوگوں کو پھر بھی انصاف مل نہ سکا۔ آخر میں اگر کچھ ملا تو وہ تھا سرکار کی طرف سے 5,000 روپے کا معاوضہ۔ کانگریس وہ الیکشن جیت گئی تھی، جبکہ 1985 میں جب راجیو گاندھی کی کانگریس گورنمنٹ تھی تو اس دور میں پھر اسم اکارڈ پر سائن بھی کیے گئے، جس کے تحت اس دنگے کی وجہ سے جتنے بھی لوگوں کے اوپر FIR درج ہوئی تھی ان تمام کو واپس لے لیا گیا، اور ساتھ ہی یہ جو نلی کے لوگ تھے یہ بھی اپنے اپنے گاؤں واپس آ گئے، اور ساتھ ہی باقی دیش کے لوگوں نے بھی دھیرے دھیرے اس پورے معاملے کو ہی بھلانا شروع کر دیا۔ آخر میں جاتے جاتے اگر اس NRC رزلٹ کے بارے میں بھی بات کر لیں کہ جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بیچ میں بتایا تھا، تو ساتھیوں معاملہ یہ ہے کہ انڈین سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد آسام کے اندر NRC کروائی گئی تھی، جو ایک لمبے وقت تک پروسیس چلا تھا، اور پھر 2019 میں اس کا فائنل رزلٹ آیا تھا۔ اب اس میں پہلی تو حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ آسام کے 3,30,00,000 لوگوں میں سے صرف 19 لاکھ لوگ ہی اس لسٹ سے باہر تھے، مطلب جو اپنی ناگرکتا پروف نہیں کر سکے تھے، جو ظاہر ہے ان بڑے بڑے آنکڑوں سے بہت کم تھے کہ جن کا دعویٰ ہمیشہ سے اسم کی وہ پولیٹیکل پارٹیز کرتی آئی ہیں جن کے لیے یہ اہم مدعا رہا ہے۔ جبکہ جو دوسری حیران کر دینے والی چیز تھی وہ یہ کہ ان 19 لاکھ لوگوں میں سے بھی 2/3 مطلب کہ 12 لاکھ کے قریب ہندو آبادی تھی، جبکہ 7 لاکھ کے قریب مسلم لوگ تھے۔ اسی لیے تو ہم نے آپ سے شروع میں ہی کہا تھا کہ یہ معاملہ سیدھا سمپل نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ اور الجھا ہوا ہے کہ جتنا اس کو سمجھا جاتا ہے۔ باقی امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں نے بہت کچھ جانا ہوگا۔
ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔